नॉर्मल, mg, टेंशन, तीन फोर्स आ चुके हैं हमारे जीवन में। अभी आगे बढ़ते हैं। एक स्फीयर ऐसा मान लो, क्या मान लो, स्फीयर। मास लेते हैं 2 kg एंड रेडियस ले लो 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन भी आ जाओ जल्दी बेटा। एक स्फीयर, मास 2 kg, रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये रहा वो स्फीयर, सेंटर, ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर 5 सेंटीमीटर। कैसे वॉल्स पर से इक्विलिब्रियम में रखा जा सकता है? हम्म, कुछ डिस्टेंस और दे देते हैं, 3 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर। ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, बोलो। गुड मॉर्निंग। ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा नहीं रह पाएगा? इधर आजा, थोड़ा तो दिखेगा। रहेगा ना? क्वेश्चन है, नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करना है? देखो इसका पार्ट 1 आप लोगों ने पहले कर लिया है, मतलब फोर्स कैसा होगा, कहाँ होगा, डायरेक्शन क्या होगी, सब कुछ हो गया है। एंड कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी आपको समझा दिया गया है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो बनाओ हर एक डायरेक्शन में। ट्राई करोगे डायरेक्ट मैं करवा दूँ, वो भी क्या, बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल, हो गया। चलो आओ करते हैं। कितने नॉर्मल बनेंगे, एक के दो? दो बनेंगे। क्या एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। कॉन्टेक्ट सरफेस ऐसे बना दे क्या, जो नॉर्मल बनने वाला है वो ऐसा कुछ होगा। एंड क्योंकि ये स्फीयर है, जो अपने सरफेस बनाई वो एक टेंजेंट बनने वाली है, तो ये जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास करेगा। अरे होगा ना भैया, यहाँ पर भी एक टेंजेंट बना दो, उससे परपेंडिकुलर ही तो नॉर्मल होगा। कॉन्टेक्ट सरफेस का मतलब ही टेंजेंट बना लो, तो ये नॉर्मल भी सेंटर से ही पास करेगा।
इसको मैं N1 बोल रहा हूँ, इसको N2 बोल रहा हूँ। कुछ समझ में आया क्या हुआ है? हेलो 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 हेलो। चलो इस डायग्राम थोड़ा अलग बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा। अच्छा, N1 N2 दोनों सेंटर से पास हो रहे हैं, और तीसरा फोर्स जो यहाँ लगने वाला है वो कौन होगा? mg। mg की डायरेक्शन क्या होगी? डानो डायरेक्शन। एंड mg के लिए भी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास करेगी? सेंटर से। मतलब तीनों फोर्स हम ये कह सकते हैं सेंटर पर एक्ट कर रहे हैं। तीनों फोर्सेस एक्चुअली कहाँ एक्ट कर रहे हैं? सेंटर पर। एंड
न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद है? रिवीजन तो करके आए थे आप लोग। क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कोई कहेगा? क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ। अच्छा, तो यहाँ एक वर्ड आता है पहले तो, मोमेंटम। क्या कहते हैं इसे? पी। मोमेंटम मतलब पी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। चाहे मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर? वेक्टर वेक्टर वेक्टर, स्केलर नहीं है, वेक्टर। ये कौन? वेक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कहाँ होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। किस डायरेक्शन में? अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो पी वेक्टर इस क्या लिखा जाएगा? एम वी वेक्टर। तो देखो ध्यान से, आप कर क्या रहे हो? वेलोसिटी वेक्टर को मास से मल्टीप्लाई कर रहे हो। मान मैं तुम्हें कह दूं वेलोसिटी है 2 i कैप, एन ऑब्जेक्ट का मास था 4 kg, तो मोमेंटम क्या होगा? तो पी वेक्टर क्या करोगे? एम वी वेक्टर, एम की वैल्यू 4, वी वेक्टर 2 i कैप। आंसर क्या लिखोगे? तो वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में था? i कैप। ये भी किस डायरेक्शन में आया? तो डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, इसका यूनिट क्या लिखते हैं? मोमेंटम का यूनिट। ये बेसिक बात है जो पता थी, फटाफट याद कर रहे हैं। केजी मीटर पर सेकंड, स्क्वायर कहाँ से आ गया? केजी मीटर पर। ठीक है ना? और भी कुछ यूनिट था क्या इसका? हाँ था, न्यूटन सेकंड। अभी आ जाएगा न्यूटन सेकंड। एमएलटी याद है? एमएलटी m1 L1 T-1। चलो सही है, इतना तो पता है। हम्म। अच्छा, जब वेलोसिटी एंड मास दोनों अलग अलग हमारे पास ऑलरेडी थे, तो मोमेंटम अलग क्वांटिटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? बेसिक बातें कर रहे हैं, कुछ नया नहीं बोल रहा मैं अभी। वेलोसिटी भी थी हमारे पास, मास भी तो था, तो मोमेंटम नाम की क्वांटिटी हम अलग से क्यों बना रहे हैं? जब वेलोसिटी आपके पास पहले से थी एक क्वांटिटी, तो मोमेंटम नाम की एक क्वांटिटी अलग से क्यों बनाई? रीजन सिंपल ये था कि मोमेंटम वेलोसिटी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। एक सिंपल एग्जांपल लो, सिंपल एग्जांपल, कि एक साइकिल है, एक ट्रक है। ट्रक, एक ट्रक एक साइकिल, दोनों की स्पीड मान लेते हैं सेम है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों की वेलोसिटी सेम, दोनों आपकी तरफ आ रही थी। अगर आप बाहुबली बन के बैठे हो, मैंने आपको पूछा कि भाई कोई व्हीकल अगर तेरे सामने आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो क्या आप ऐसे ही हाथ से उसे रोक दोगे? आपने कहा हाँ, हाँ 10 की स्पीड है, तो आपके दिमाग में तो वही चल रहा था। छोटी बात है, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक सोच सकते हैं? साइकिल तक। तो आपने सोचा साइकिल ही तो होगी और क्या होगा, मैं हाँ से रोक दूंगा। तो फिर मैंने दो ऑब्जेक्ट भेजे आपकी तरफ। पहले साइकिल रुक जाएगी क्या? आराम से, आराम से रोक लोगे। फिर ट्रक, अब रोक लोगे क्या आराम से? नहीं रोक पाओगे, शायद नहीं रोक पाओगे, शायद, शायद ये आपके हाथ से नहीं रुक पाएगी, शायद। क्या पता आप अचानक से शक्तिमान बन जाओ। साउथ के मूवीज की तो बात ही अलग है यार। उनके पास तो वो एक ग्रेविटी की स्विच भी है।
जीरो ग्रेविटी बन जाती कभी भी। आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो देख, दोनों की वेलोसिटी तो सेम थी, दोनों की वेलोसिटी तो, बट क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा था, इसलिए उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ट्रक का मास ज्यादा था तो उसे रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होगा, उतना फोर्स हम क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए शायद ट्रक हमसे नहीं रुकेगी मैन्युअली ऐसे ही हाथ से। बट साइकिल का मास कम था, तो उसको रोकने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट भी कम थी, तो साइकिल आराम से हम रोक सकते हैं। तो मास अलग होने के कारण कुछ ऐसी चीजें थी जो बदल गई, जिसके कारण फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा, इसलिए एक और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवाई गई, मोमेंटम। मास चेंज होने से क्या चेंज हुआ है? मोमेंटम। वेलोसिटी तो दोनों ऑब्जेक्ट की सेम थी, मास चेंज होने से क्या चेंज हो गया? मोमेंटम। रोकने के लिए इफेक्ट फोर्स कहाँ ज्यादा लगाना पड़ा? जिसका मोमेंटम ज्यादा था। किसका मोमेंटम ज्यादा था? ट्रक का। तो उसे रोकने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ा, तो यही न्यूटन का सेकंड लॉ है, चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, और एक आधा एग्जांपल लेते हैं, चलो। जैसे एक बुलेट एक बुलेट है, मास मान लो 50 ग्राम। कितना मास? अब मैं नहीं, ये बुलेट चला रहा है हाथ से इसके ऊपर। बोले इफेक्ट कैसे होगी? हाँ, हाथ से। बुलेट ही तो मारनी है हाथ से, उसकी इफेक्ट कैसे दिखेगी? ये तो इसके ऊपर क्यों, एक ब्लॉक के ऊपर मारो भाई, एक वुडन ब्लॉक पे बुलेट चला रहा है हाथ से, उसकी इफेक्ट देख लिया आपने। फिर वही बुलेट गन से फायर कर रहा है, सेम बुलेट, अब इफेक्ट अब इफेक्ट उस ब्लॉक पे ज्यादा होगी कि नहीं होगी? ज्यादा कि कम? ज्यादा। रीजन? बुलेट तो सेम थी, दोनों केस में बुलेट तो सेम थी भाई, मास एम। बट फर्स्ट केस में जो वेलोसिटी थी v1 एंड सेकंड केस में जो वेलोसिटी थी वो थी v2। v2 के वैल्यू बहुत ज्यादा होगी v1 के कंपैरिजन में, इसलिए सेकंड केस में मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा फर्स्ट केस के कंपैरिजन में। आया कुछ कुछ समझ में? इसलिए सेकंड केस में बुलेट को रोकने के लिए ब्लॉक को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये अपनी सेकंड केस वाली बुलेट ब्लॉक में बहुत अंदर तक जाएगी। ऐसे क्वेश्चन करे आपने काइनेमेटिक्स में? बोलो कितने अंदर तक बुलेट जाएगी, कहाँ जाके रुकेगी 5 सेंटीमीटर चलने के बाद? अच्छा, फिक्स आंसर। तो यहाँ पर भी ये भाई साहब मेन रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर भी मोमेंटम अंकल एक अच्छा रोल प्ले कर रहे थे। तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसकी मोशन में कुछ चेंज लाने के लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। मोमेंटम चेंज करना मतलब अब इनडायरेक्टली ये कह सकते हो आप वेलोसिटी ही चेंज कर रहे हो। अरे यार, ई चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा? वेलोसिटी। मास तो चेंज हो नहीं सकता, अब मास को तो कांस्टेंट मान रहे हैं मोशन में, तो मास चेंज नहीं कर रहे, मोमेंटम चेंज कर रहे हैं। तो हम क्या चेंज कर रहे हैं अभी? अभी फिलहाल कुछ टाइम तक हम मास चेंज नहीं करने वाले। एंड मैं आपको कह दूं कि मोमेंटम चेंज हो रहा है, मतलब वो क्या चेंज कर रहा होगा? वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी को चेंज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फोर्स की। तो यही तो अपना सेकंड लॉ है, जिसका मोमेंटम ज़्यादा, उसको रोकने के लिए या चलाने के लिए, स्पीड इंक्रीज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो फोर्स चाहिए होगा वो भी ज़्यादा चाहिए होगा। पर ऐसा ही लॉ बना दिया न्यूटन अंकल ने। क्या लॉ था? सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? जल्दी बोलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the rate of change of momentum is directly proportional to the, अच्छा, is directly proportional to the force applied on the object and direction पर भी तो कोई कमेंट थी?
along the direction of force, दोनों की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी. F वेक्टर प्रोपोर्शनल टू द रेट को डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिख दें या डी पी बाई डी टी लिख दूँ, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी. बोलो क्या करूँ, डी पी बाई डी टी लिख दूँ? अच्छा, डीपीडीटी लिख रहे हैं तो हम छोटे टाइम की और छोटे चेंज की बात कर रहे हैं. डीपीडीटी लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा डीटी, और उतने छोटे से टाइम इंटरवल में मोमेंटम में चेंज डीपी, छोटा चेंज. डेल्टा पी डेल्टा टी भी लिख सकते थे. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे क्या, कोई कांस्टेंट आएगा, के कांस्टेंट के. प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन से के की वैल्यू हमें क्या देखने को मिली, 1. तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी, एंड मोमेंटम P क्या होता है, mv होता है. तो अगर यहाँ mv डाल दें, P को रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी mv. मास कांस्टेंट उसे उठा के बाहर ले लो, क्या बचेगा, dv बाई डी टी. डी वी बाई डी टी क्या हो गया बच्चा, ma. तो इन तीनों इक्वेशन को एक साथ अगर लिख दे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, देखो. F वेक्टर इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एम ए. आया कुछ समझ में? पता था ये इक्वेशन, कुछ नया नहीं लिखा है मैंने. सर आप लोग पहले से जो पढ़ के आए हो वही मैंने याद करवाया बस. आ गया सब कुछ याद, बता दो अब. चलो साइकिल को ट्रक को हटा दिया जाए. आओ कुछ और बातें करते हैं. F वेक्टर dp वेक्टर बाई dt m, p को लिख दो mv, तो ये हो जाएगा m dv बाई dt, एंड dv बाई dt हो जाएगा एक्सलेशन, तो ये हो गया ma वेक्टर. सही है ना यार, सही है. अच्छा, न्यूटन अंकल ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था, न्यूटन सर ने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था, जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो, अगर वो रेस पे है तो वो रेस पे रहेगा, चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगा. ऐसा ही तो कुछ कहा था. चलो भाई, फोर्स नहीं लगाते मतलब एफ की वैल्यू 0 कर देते हैं. अच्छा, मैं जब भी एफ लिख रहा हूँ तो वो मन में ही अब मान रहे कि ये एफ नेट की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है, ये तो हो सकता है ना दो से ज्यादा फोर्सेस लगे, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा क्या, एक से ज्यादा फोर्सेस भी तो लग सकते हैं ऑब्जेक्ट पर. तो जब भी हम ये लिख रहे हैं तो हम क्या मान रहे हैं मन में ही, ये नेट फोर्स है. कौन सा फोर्स, ठीक है. अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 हो गया तो इस इक्वेशन से F0, तो हम ये कह सकते हैं dp बाई dt इज इक्वल टू 0. F0 तो dp बाई dt इज इक्वल टू 0. dp बाई dt मतलब p को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम टाइम के साथ, एंड आंसर आ रहा है 0. डिफरेंशिएशन 0 कब होता है, जब वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो, मतलब p क्या होगा, इसका मतलब अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा. आगे जाके इसको ही हम क्या करने वाले हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन. हेलो, जब तक ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक
मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। ये समझ में आ गया? चलो और बात, फोर्स जीरो, तो क्या फोर्स को एम डी वी बाई डी टी पे लिखा जा सकता है? अरे फोर्स इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। एम तो जीरो के साथ गया, डी वी बाई डी टी जीरो। अच्छा, डी वी बाई डी टी का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगेन डिफरेंशिएशन का आंसर जीरो का मतलब होता है v कांस्टेंट। अरे यही तो कहा था न्यूटन सर ने अपने फर्स्ट लॉ में, जब तक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब v कांस्टेंट रहेगा। v कांस्टेंट का मतलब होता है जीरो तो जीरो रहेगा, यानी अगर आप चल रहे हो 5 की स्पीड से x डायरेक्शन में तो हमेशा चलते रहोगे 5 की स्पीड से x डायरेक्शन में। v कांस्टेंट का मतलब जीरो तो जीरो, मतलब रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे ही रहोगे। यानी अगर चल रहे थे वेलोसिटी से कुछ वेलोसिटी से किसी एक डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में आप चलते रहोगे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो सिर्फ एक स्टेटमेंट था तो मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया सेकंड लॉ के बाद। यही तो प्रूफ सपोर्ट कर रहा है उसे फर्स्ट लॉ को कि देखो भाई मैथमेटिकली वो सत्य है तो फर्स्ट लॉ में कहा गया था। आया कुछ समझ में? और एक और चीज भी कह सकते हो, फोर्स जीरो, तो फोर्स को तो एम ए भी लिखा जा सकता है, तो एम ए जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो। जब तक आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, फोर्स जीरो का मतलब p कांस्टेंट, v कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। फोर्स जीरो का मतलब मोमेंटम कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन जीरो। फोर्स जीरो का मतलब मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फोर्स जीरो का मतलब मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। जब हम एफ फोर्स बोल रहे हैं तो हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं? नेट फोर्स। कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं? एक्चुअली ये नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है। कौन होता है? नेट फोर्स में एक्चुअली दो टाइप के फोर्सेस आप ले सकते हो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बट हम धीरे धीरे समझेंगे कि इंटरनल फोर्स की कोई रिजल्टेंट इफेक्ट मोशन पे देखने को नहीं मिलती, इसलिए जब भी हम फोर्स लिखेंगे हम एक्सटर्नल फोर्सेस लिखेंगे। कौन से फोर्सेस लिखेंगे? एक्सटर्नल फोर्सेस। हम्म हम्म नेट वेलोसिटी जीरो होगा तो फोर्स लगा रहा है ना तू। हम्म एक तो एग्जांपल ले, साइकिल चला रहा है। नॉर्मली जब हम साइकिल चलाते हैं तो रोड फ्रिक्शन लगाता है, एक फ्रिक्शन लगता है ना। हालांकि फ्रिक्शन हमने पढ़ा नहीं है बट थोड़ा बहुत आपको पता है फ्रिक्शन के बारे में। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या फ्रिक्शन लगता है? फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट करता है या अपोज कर रहा है? मतलब हम ये कह सकते हैं फ्रिक्शन मोशन के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये फ्रिक्शन है। ये कौन है? फ्रिक्शन। अगर आप साइकिल की वेलोसिटी या तो स्पीड कांस्टेंट मेंटेन रखना चाहते हो तो क्या करते हो? पेडल लगाते हो। अरे पेडल लगाना बंद कर दोगे तो क्या होगा? स्पीड कम होती जाएगी, कम होते 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 वो फाइनली रुक जाएगी। रुकने का रीज़न फ्रिक्शन, रुकने का रीज़न
फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, मन में ही कैलकुलेशन कर लेते हैं कि लगभग फ्रिक्शन इतना है, और उतने ही फोर्स के साथ हम साइकिल को पेडल लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हो। कितना फ्रिक्शन था, मान लो फ्रिक्शन था 5 न्यूटन, तो आप साइकिल को भी 5 न्यूटन फोर्स लगाओगे मोशन की डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना हो गया साइकिल पर, 0। नेट फोर्स 0, तो साइकिल का एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी, साइकिल का मोमेंटम भी, तभी तो साइकिल यूनिफॉर्म मोशन करती दिखेगी। अभी आया समझ में नेट फोर्स 0 का मतलब? अभी तो डाउट नहीं है वो? हटा दो पूरा अब? अरे हो गया। चलो थोड़े चिंटू पिंटू क्वेश्चन लेते हैं वापस। सबसे पहला खतरनाक क्वेश्चन, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता। 2 kg मास, फोर्स लगा दिया गया 10 न्यूटन, पूछा गया ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। वाह क्या बात है, देखा, पेन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी ना। कितने एक्सपर्ट हो गए आप लोग फिजिक्स में। तो ऐसे केस में आप लोग लिखोगे एफ नेट 5। क्या नेट? एफ नेट। एफ नेट का मतलब नेट फोर्स मोशन के डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि ऑब्जेक्ट इधर ही चलने वाला है, वो लॉजिकल बात है। अरे भैया ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स में ही चलेगा, ये तो लॉजिकल बात है, और एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में आएगा, ये भी आपने ऐसे ही समझ लिया कि हाँ वहीं तो आएगा एक्सेलरेशन। नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे 5 है। हमेशा हम क्या काम करेंगे, पहले नेट फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फिर नेट फोर्स को क्या लिख देंगे, मा। नेट फोर्स को क्या लिख देंगे, मा। मास, तो नेट फोर्स 10 था, 10, मास की वैल्यू 2, तो 2a 10, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर। डायरेक्शन कहाँ होगी, पॉजिटिव एक्स। डायरेक्शन कहाँ होगी, 2 kg 10 न्यूटन 37 डिग्री 5 न्यूटन। एक्सेलरेशन पूछा गया, जल्दी कैलकुलेट करो, जल्दी कैलकुलेट करो।
डन। कितना आ रहा है? क्या करेंगे बोलो? ये ब्लॉक F1 10 न्यूटन, इसे F2 कह दो। F2 5 न्यूटन। क्या इसके कंपोनेंट्स कर लिए जाए? कंपोनेंट्स कर दिए जाए क्या? इसका ये वाला कंपोनेंट, ये एंगल 37, तो ये कंपोनेंट 5 cos 37, मतलब 5 4/5 4 न्यूटन। ऊपर वाला 5 sin 37 3/5, इसका मतलब 3 न्यूटन। सही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट पर एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना है? पॉजिटिव एक्स में 10, नेगेटिव एक्स में 4। क्या ये एक्स डायरेक्शन में रेस्ट पे रह पाएगा? नहीं। एक्स में तो नेट फोर्स 10 - 4 6 न्यूटन लग रहा है। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या लिखा जाएगा? 10 - 4 6 न्यूटन। एंड एफ नेट को क्या कह दो? एफ नेट को क्या कह दो? मास कितना? 2 kg। तो 2a इज इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा? 3 मीटर पर। क्या आप नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हो? नॉर्मल, हाँ। देखो देखो देखो, एक और फोर्स लगेगा नीचे, mg लगेगा या नहीं भाई? mg, मास 2g 10, आंसर 20 न्यूटन। क्या है, y में चल रहा है? वाई में ऊपर या नीचे जा रहा है? नहीं। अबे अर्थ है यार, अर्थ भी तो लगाएगी नॉर्मल। अरे अर्थ भी तो लगाएगी एक नॉर्मल। तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स, जितना ऊपर उतना ही। वाई में तो एफ नेट 0 है। ऊपर कितना? 3 + n1, नीचे कितना? 20। तो n1 की वैल्यू किसके बराबर? 17 न्यूटन। आया कुछ कुछ समझ में? ब्लॉक सिर्फ ग्राउंड पे चलेगा, हॉरिजॉन्टल मोशन होगी, वो ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता। तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। तो नीचे कौन लगेगा? mg। ऊपर एक फोर्स और आएगा, n1। 3 न्यूटन ऑलरेडी था ऊपर। तो ऊपर के डायरेक्शन में टोटल फोर्स 3 + n1 इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स 20। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल। चलो री, 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया। m1, m2, m3, m1 1 kg, m2 2 kg। दो ही रहने दो पहले, चलो पहले 2 रहने दो, फिर आगे बढ़ेंगे। 3 पे बाद में जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। m1 1 kg, m2 2 kg, 1 किलो 2 किलो। एक्सेलरेशन पूछा गया एंड नॉर्मल रिएक्शन भी पूछे गए। कितने फोर्स लगने वाले हैं, कहाँ कहाँ लगने वाले, सब कुछ पता है आपको? नाम के साथ बात करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे? अरे दोनों साथ चलेंगे, अरे दोनों साथ चलेंगे क्या?
दोनों का एसोलेशन सेम होगा अलग, एसोलेशन सेम क्या अलग, ये तो लॉजिकल बात है। दोनों का एसोलेशन ओके। कितने फोर्स लगने वाले हैं? बहुत सारे, क्या बात है। ये नीचे M1 जी, M1 जल्दी बेटा, M1 मतलब ये 10 न्यूटन। क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2 जी, M2 ये 20 न्यूटन। अपर डायरेक्शन में नॉर्मल 1, ये नॉर्मल, ये दोनों भी पूछा गए देख, इन दोनों साथ चलने वाले इधर एक्सेलरेशन भी पूछा गया। इतनी चीजें पूछी गई हैं। वो नॉर्मल भी आने वाले, नॉर्मल 1/2, नॉर्मल 1 2/1, वो लोग भी आने वाले हैं। अरे वो लोग भी आने वाले हैं। बना दूं यहीं पे नॉर्मल 1/2, नॉर्मल 2/1, बना दो सर, बना दो। नॉर्मल 1/2 और इधर नॉर्मल 2/1। इसको ठीक है रहने दे चल। N1 to N21 की वैल्यू सेम क्या अलग? N1 to N21 वैल्यू सेम, डायरेक्शन वैल्यू सेम, डायरेक्शन वैल्यू सेम, डायरेक्शन ठीक। चलो आओ M1 की बात करते हैं। किसकी बात हो रही है अभी? M1। FBD बनाओ, FBD क्या बनाओ? FBD बोलो। F 20 न्यूटन, नीचे 10, ऊपर N1, इधर N12। ऐसा कुछ हुआ है? और ये भाई साहब कहाँ चल रहे हैं? ये चल कहाँ रहे हैं? इधर एक्सेलरेशन A, तो इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए? 20 की। अरे सही तो बोल रहा हूँ ना? अरे चल रहा है भाई, ये अभी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम के सवाल गए, तब हम थोड़े और आगे बढ़ गए। ये ब्लॉक इधर चल रहा है, मतलब 20 न्यूटन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए N12 के कंपैरिजन में, तभी तो नेट फोर्स इधर बचेगा, तभी ये भाई साहब यहाँ चलेंगे। वाई में चल रहा है क्या? वाई में तो ये सीधा कह सकते हो आप N1 इज इक्वल 10 न्यूटन। वाई को देख के डायरेक्ट बोल दिया कि तू ऊपर नहीं जा रहे, नीचे नहीं जा रहे, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। अच्छा एक्स में ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो एक्स में तो नेट फोर्स होना चाहिए कितना? 20 माइनस N12। नेट फोर्स को आप माँ कहोगे। अरे यार नेट फोर्स को क्या कहोगे? माँ। मास कितना? 1 मास, तो 1 इंटू ए बराबर 20 माइनस N12, तो A इज इक्वल टू 20 माइनस N12, एक इक्वेशन। सेकंड ब्लॉक पे आ जाओ। कितने फोर्स? जल्दी जल्दी, नीचे 20, ऊपर N2, इधर N21, इधर N21। अच्छा पीछे कोई है क्या? पीछे कोई फोर्स है क्या? नहीं, ये इधर चल रहा है। एक्सेलरेशन कितना है? A। एक्सेलरेशन कितना? A। y में ऊपर नीचे जाएगा क्या ये? y में मतलब N2 20 न्यूटन सीधा कह सकते हैं? अरे कह सकते नहीं, x में तो चल रहा है A एक्सेलरेशन के साथ, मतलब x में इस भाई साहब पर नेट फोर्स कितना आया है? N21। F नेट को क्या कहोगे? MA। F नेट को क्या कहोगे? मास कितना? तो 2A इज इक्वल टू इक्वेशन 2। N12 N21 दोनों की वैल्यू सेम है अलग है? N12 N21 की वैल्यू सेम है क्या अलग है? N12 यहाँ पर N12 N21 दोनों की वैल्यू सेम क्या अलग? आसान करने के लिए उसको N3 बोल दो। आसान करने के लिए क्या बोल दो? N3। आसान करने के लिए क्या बोल दो?
तो ए क्या हो गया, 20 माइनस एन थ्री, हुआ कि नहीं? और ये क्या दिख रहा है, 2a इज इक्वल टू एन थ्री। अरे थोड़ा सिंपल करने के लिए मैंने एन थ्री किया बस। चलो इक्वेशन टू, इक्वेशन वन, वन प्लस टू कर दूं, वन प्लस टू, इक्वेशन वन, a is equal to 20 माइनस एन थ्री, इक्वेशन टू, 2a इज इक्वल टू एन थ्री, दोनों को ऐड कर, क्या बच गया, 20 इज इक्वल टू क्या, a प्लस टू ए। सर ये क्या इतना लंबा क्यों लिख रहे हो, कुछ दिखा रहा हूँ, इसको देख ध्यान से, ये क्या है, फोर्स बाय मास ऑफ वन प्लस मास ऑफ टू। अरे भाई पूरी कहानी करने के बाद डायरेक्ट इसको देखो तो क्या दिख रहा है, 20 क्या था, 20 क्या था, 20 क्या था, फोर्स, टू क्या था, एम टू, वन क्या था, एम वन। तो ये इक्वेशन डायरेक्ट, अगर हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली क्या एफ नेट लिखा जा सकता है, एम वन प्लस एम टू इंटू ए। तो ए फोर्स बाय एम वन प्लस एम टू, मतलब 20 बाय वन प्लस टू, डायरेक्ट आंसर। पहले यही कर देते सर, हम लोगों ने तो यही किया था। बस वो तो जो हमने अभी तक सीखा था, एफबीडी बनाओ, नॉर्मल रिएक्शन भी काउंट करो, सब काउंट करते करते यहाँ पहुंचे। यहाँ से कुछ और कुछ समझना था हमें, आओ समझते हैं। इस कैलकुलेशन में, इस पूरी कैलकुलेशन में हमने नॉर्मल फोर्सेस को भी काउंट किया था, जो N12 था, N21 था, उन लोगों को भी देख, है ना। और फाइनली क्या हुआ, वो तो कट गए, वो लोग तो रीजन N12 एंड N21 सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हैं। कौन से फोर्सेस, अगर आप उनको ध्यान में भी लोगे तो भी कैलकुलेट करते करते वो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि N12 N21 सिस्टम के कैसे फोर्स हैं, इंटरनल। एक्सटर्नल फोर्स कौन है, 20 न्यूटन। तो सिस्टम पर इफेक्ट कौन करेगा, एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि 20 न्यूटन। तो अब ये लॉजिक हमें समझ में आ गया कि भाई इंटरनल फोर्सेस को ध्यान में नहीं लेना है, तो अब हम डायरेक्ट करेंगे। फिर से रिपीट करूं, N12 N21 दोनों सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हैं, जो ब्लॉक वन ब्लॉक टू पे लगा रहा है, एंड ब्लॉक टू वापस ब्लॉक वन पे लगा रहा है। तो इंटरनल फोर्सेस को भी ध्यान में रख के जब कैलकुलेट किया तो समझ में आया कि वो तो कैंसिल हो रहे हैं। जो इफेक्ट हो रही है वो एक्चुअल में किसकी हो रही है, एक्सटर्नल फोर्सेस की। तो अब हम किसको ध्यान में लेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को, वो इंटरनल नॉर्मल फोर्सेस को अब हम ध्यान में नहीं लेंगे। अभी समझ में आया, चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। N12 की वैल्यू, यहीं पे डाल दे एक्सप्रेशन की वैल्यू, ए की वैल्यू प्लेस कर दो 20/3। नॉट लिख देना, N12 N21 बोथ आर इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम, जिसकी नेट इफेक्ट जीरो हो गई, जिसकी नेट इफेक्ट क्या हो गई है, जीरो। तो जब हम पूरी सिस्टम की बात करेंगे तो इंटरनल फोर्सेस को काउंट नहीं करेंगे। N12 काउंट कर लिया आप लोगों ने, N12 ए की वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ 20/3, 40/3 हटा दो अब।
M1 M2 M3 M1 2 kg M2 3 kg M3 5 kg F1 50 न्यूटन F2 10 न्यूटन F1 F2 50 10। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स आने वाले कि नहीं आने वाले? ये N1 बोल तो, ये N2, ये N3। एक तो पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन N1 N2 N3 इन सब की वैल्यू क्या होगी? थर्ड रिएक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक 2 बाय ब्लॉक 1, क्या तो कॉन्टेक्ट फोर्सेस, मतलब भी किसकी बात हो रही है? N1 2 की, एंड सेकंड N2 3 की। ये भी पूछे गए। हटा दूं? अरे ये तो हटा दूं। अब क्या करेंगे? क्या एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्ट काम करेंगे? एफनेट, एफनेट क्या एफनेट लिखा जाएगा? F1 माइनस F2 एफनेट। एफनेट मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कौन सा? सही है, सही है ना? रीजन सब लोग सेम एक्सेलरेशन से जाने वाले हैं, तीनों एक साथ चलेंगे और पॉजिटिव एक्स में चलेंगे। ये तो दिख ही रहा है आपको। M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3 10, तो 10A। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ जाओ। ब्लॉक M1 इधर चल रहा है, कितने से? एक्सेलरेशन कितना? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर। नॉर्मल भी पूछा गया, नॉर्मल के लिए क्या करोगे? नीचे M1 जी, M1 सही है। बोलो नॉर्मल 1 की वैल्यू, नॉर्मल 1 की वैल्यू। चलो ये तो दिख गया आपको Y से, ये तो Y से दिख गया। अच्छा ये ब्लॉक चल रहा है X में कि रेस्ट पे? X में चल रहा है कि रेस्ट पे? चल रहा है कि रेस्ट पे? X में चल रहा है कि रेस्ट पे? इधर कितना फोर्स लगाया? 50 न्यूटन। कितना लगाया? ऑपोजिट फोर्स कितना होगा? अरे नॉर्मल ऑन 2/1, नॉर्मल ऑन 1/2, नॉर्मल ऑन 3/2, नॉर्मल ऑन 2/3। अब 1 को देख ध्यान से, M1 को देख, पीछे कौन सा फोर्स? N12। 10 थोड़ी लग रहा है भाई उसके ऊपर सीधा। अरे भैया बेटा ये स्विच ऑन रखो। M1 पे टोटल इतने फोर्सेस लग रहे हैं, अब बताओ इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? ऑब्वियसली इसकी, तभी तो इधर जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? 4। तो इसके लिए, इस भाई साहब के लिए एफनेट फॉर फर्स्ट क्या लिख सकते हैं हम? एक्स डायरेक्शन में बात हो रही है। एफनेट फर्स्ट के लिए 50 माइनस N12। एफनेट को MA, एफनेट को क्या लिखोगे? MA। मास कितना? मास, मास एक्सेलरेशन
लो बोलो N12। अच्छा N12 42 तो N21 भी तो 42 होगा। अरे N12 42 तो N21 भी। ये N21 भी। अच्छा N23 पूछा गया है। N23 पूछा गया है। N23 के लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली ब्लॉक 3 पे आ जाता हूँ। -3। चलो नीचे M3 जी, M3 मतलब 50 न्यूटन। ऊपर N3। क्या Y में आप सीधा बोल सकते हो N3 इज इक्वल टू 50 न्यूटन? और कोई फोर्स? हाँ 10 न्यूटन। और कोई फोर्स? अरे है ना भाई, नॉर्मल ऑन 3/2। ये ब्लॉक किधर चलेगा? कितने एक्सलेशन से? तो इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा? इसकी वैल्यू। तो इस ब्लॉक के लिए, ब्लॉक 3 के लिए नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या लिखोगे? N32 -10। नेट फोर्स को क्या लिख दोगे? ma, मास इंटू एक्सलेशन। मास कितना? 5। एक्सलेशन कितना? 4। 20 + 10 30 न्यूटन। यहाँ पे मीटर पर सेकंड्स पे लिखा है न्यूटन। इन ब्लॉक 2 के लिए भी अगर आप बना लो अलग से, M2 जी मास कितना था? 3। ये 30। नॉर्मल, नॉर्मल 30 न्यूटन। सही है? अरे सही है। ब्लॉक 2 पे और कौन कौन फोर्स लग रहे थे? एक ब्लॉक 1 लगा रहा था, पीछे ब्लॉक 3 लगा रहा था। इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए? तभी तो इधर चला होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो एक्स में हम क्या कह सकते हैं? F नेट सेकंड ब्लॉक के लिए N21 - N23। सही है? इधर ज्यादा उल्टा कम। F नेट को क्या कहोगे? ma। F नेट को क्या कहोगे? मास कितना? मास, एक्सलेशन N21। क्या N12 42 तो N21 भी 42। आंसर, आंसर सेम आंसर आया है। तो ये वाला आंसर आप ब्लॉक 3 से भी ला सकते थे, ब्लॉक 2 से भी ला सकते थे। जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है उतना है नहीं। एक आध बार खुद से करोगे मजा आएगा। क्या अच्छा नेट फोर्स लिख रहे हैं फिर उसको एमए कर रहे हैं, एक्सप्रेशन ला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो अभी तक नॉर्मल वाले एंड इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन और ये वाले जितने भी क्वेश्चन कर पाए गए वो एक बार प्रैक्टिस कर दें। एक बार प्रैक्टिस। आज एक और वर्कशीट आपको मिल जाएगी। आज क्विज भी तो है छोटी सी।